Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the topic factor affecting the amount of depreciation of chapter 7 Depreciation, Provision and Reserve. Student, we have already discussed the topic of depreciation, meaning, causes of depreciation and need and importance of depreciation in previous video. In this video, we discuss the next topic, factor affecting the amount of depreciation. कि depreciation को डिसाइड करने के लिए हमें किन किन फैक्टर को जो है डिटरमाइन करना होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो depreciation की अमाउंट को इफेक्ट करते हैं. राइट स्टूडेंट, नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. The determination of depreciation depends on three parameters, that is cost, estimated useful life and probable salvage value. कि depreciation की एग्जैक्ट अमाउंट को फाइंड करना किसी भी फिक्स एसेट्स की, इट्स टू डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है. एग्जैक्ट अमाउंट डेप्रिसिएशन की फाइंड नहीं की जा सकती, बट एस्टिमेट की जा सकती है. डेप्रिसिएशन की अमाउंट को एस्टिमेट किया जा सकता है और उस अमाउंट को एस्टिमेट करने के लिए डेप्रिसिएशन की अमाउंट को हमें थ्री फैक्टर की नीड होती है. फर्स्ट, कॉस्ट, कि फिक्स एसेट की कॉस्ट का हमें जो है नॉलेज होनी चाहिए कि फिक्स एसेट की कॉस्ट कितनी है. एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है उस एसेट्स की, कितने टाइम पीरियड तक हम उस एसेट को यूज कर सकते हैं, और उसकी साल्वेज वैल्यू, इट मीन स्क्रैप वैल्यू कितनी है. मीन्स थ्री फैक्टर डेप्रिसिएशन अमाउंट को डिसाइड करने के लिए जो हमें जरूरी है. फर्स्ट, कॉस्ट, जो कि फिक्स एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट होगी. राइट, यूजफुल लाइफ कि मीन्स एसेट कितने टाइम तक बिजनेस में अच्छे से यूज की जाएगी, और उसकी प्रोबेबल मीन्स एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू क्या होगी, इट मीन्स एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्या होगी. इन तीनों फैक्टर को डिटरमाइन करके ही हम किसी भी फिक्स एसेट्स की डेप्रिसिएशन की अमाउंट को फाइंड कर सकते हैं. नाउ कम टू द फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ एसेट. हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स इंक्लूड इनवॉइस प्राइस एंड अदर कॉस्ट. कॉस्ट को फिक्स एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट बोला जाता है. राइट स्टूडेंट, कि कॉस्ट क्या होगी, फिक्स एसेट की कॉस्ट, क्योंकि उस कॉस्ट को पे किया गया है एसेट को परचेज करने के लिए. राइट, तो उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोला जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट भी बोला जाएगा. ऑफ एन एसेट इंक्लूड इनवॉइस प्राइस एंड अदर कॉस्ट विच आर नेसेसरी टू पुट द एसेट इन यूज और वर्किंग कंडीशन. किसी भी फिक्स एसेट्स की कॉस्ट के अंदर इनवॉइस प्राइस को तो इंक्लूड किया जाता है, बट साथ में और भी कॉस्ट जो कि नेसेसरी होती है उस एसेट को यूज करने के लिए या उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, तो वो सारी कॉस्ट भी इनवॉइस प्राइस के साथ फिक्स एसेट की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड की जाती है. इट मींस फिक्स एसेट की कॉस्ट टोटल कॉस्ट होगी इनवॉइस कॉस्ट प्लस अदर कॉस्ट. अदर कॉस्ट जो कि एसेट्स के लिए नेसेसरी है ताकि उस एसेट्स को वर्किंग कंडीशन में रखा जा सके या फिर उस एसेट को हम अच्छे से यूज कर सके. तो ये सारी कॉस्ट ही जो है डेप्रिसिएशन पर्पस से जो नीड होती है फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए. Besides the purchase price, it includes freight and transportation cost, transit insurance, installation cost, registration cost, commission paid on purchase of asset, add item such as software, etc. कि किसी भी फिक्स एसेट्स के लिए जो प्राइस पे किया जा रहा है उस परचेज प्राइस के अंदर इंक्लूड होंगे फ्राइट के चार्जेस, जिसको क्या बोलते हैं कि एसेट जो है परचेज की जाती है तो जो भी परचेज प्लेस है वहां से लेकर अपने फैक्ट्री प्लेस पर
जो लाने के लिए जो चार्जेस दिए जाते हैं उनको फ्राइट चार्जेस बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांजिट इंश्योरेंस कि गुड्स रास्ते में खराब ना हो इसके लिए ट्रांजिट इंश्योरेंस करवाया जाता है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, फिक्स एसेट्स को इंस्टॉल करवाने के चार्जेस भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में मींस फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, कमीशन जो उस एसेट्स को परचेज करने के लिए अगर पे किया गया है तो वो भी इंक्लूड होगा, कि सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। ये सारी कॉस्ट मिलाकर ही फिक्स एसेट्स की कॉस्ट बनेगी। इट मींस फिक्स एसेट की कॉस्ट इनवॉइस प्राइस प्लस अदर कॉस्ट, और अदर कॉस्ट में फ्राइट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांजिट कॉस्ट, ट्रांजिट इंश्योरेंस मींस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट और कमीशन पेड ऑन परचेज ऑफ एसेट सभी इंक्लूड होंगी। टोटल कॉस्ट काउंट करके ही डेप्रिसिएशन की अमाउंट फाइंड की जाती है। इन केस ऑफ परचेज ऑफ सेकेंड हैंड एसेट इट इंक्लूड इनिशियल रिपेयर कॉस्ट टू पुट द एसेट्स इन वर्केबल कंडीशन। कि अगर गुड्स सेकेंड हैंड परचेज की गई है, गुड्स नहीं एसेट, अगर बिजनेस के अंदर एसेट सेकेंड हैंड परचेज की गई है वो रिपेयर क्या कंपल्सरी है, जरूरी है, ताकि एसेट वर्केबल जो कंडीशन में जो है वर्क कर पाए। तो वो कॉस्ट भी जो है टोटल कॉस्ट होगी। मींस जो सेकेंड हैंड एसेट को परचेज करने के लिए प्राइस दिया गया है प्लस जो रिपेयर करवाई गई है, दोनों प्राइस मिलाकर टोटल कॉस्ट बनेगी और उस टोटल कॉस्ट पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। राइट स्टूडेंट? According to Accounting Standard 6 of ICAI, cost of a fixed assets is the total cost spent in connection with its acquisitions, installation and commissioning, as well as for addition or improvement of the depreciable asset. कि according to Accounting Standard 6 जो कि ICAI के द्वारा डेफिनेशन दी गई है, उसमें फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में टोटल कॉस्टिंग ली जाती है। टोटल कॉस्ट मींस एसेट्स को रिसीव करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए या एसेट परचेज करने के लिए कोई कमीशन दिया गया है वो इंक्लूड होगा। या कई बार क्या है, सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की गई है तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए जो चार्जेस दिए गए हैं वो सब इंक्लूड होंगे, तभी उस एसेट की जो है टोटल कॉस्ट फाइंड होगी और उस टोटल कॉस्ट पर ही जो है डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। राइट स्टूडेंट? फॉर एग्जांपल, ए फोटोकॉपी मशीन इज परचेज फॉर ₹50,000 एंड ₹5,000 इज स्पेंट ऑन इन ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशंस। कि एक फोटोकॉपी मशीन परचेज की गई ₹50,000 में और 5,000 उसके ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन के चार्जेस किए गए। राइट स्टूडेंट? कि फोटोकॉपी मशीन परचेज की गई है 50,000 में और 5,000 जो एक्स्ट्रा कॉस्ट की गई है उस ट्रांसपोर्टेशन पे और इंस्टॉलेशन के। तो इन दिस केस द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज ₹55,000 written off as depreciation over the useful life of the machine। इस 55,000 पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। राइट? डेप्रिसिएशन के रूप में इस 55,000 के ऊपर ही जो अमाउंट एस्टिमेट होगी यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग मशीन की वो फाइंड की जाएगी और वो डेप्रिसिएशन। इट मींस ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट। कि एसेट्स को किस टाइप से इंस्टॉल करना है, राइट, और या फिर कोई फ्राइट चार्जेस है, सब इंक्लूड करके ताकि एसेट्स को यूज किया जा सके। अगर एसेट्स को यूज करने के लिए एक्सपेंस किए जा रहे हैं तो वो सब टोटल कॉस्ट में इंक्लूड होंगे। राइट? कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा वो, और कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है तो एसेट्स की कॉस्ट में प्लस होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट, एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल मीन्स बची हुई वैल्यू।
जिसको हम स्क्रैप वैल्यू भी बोल सकते हैं, साल्वेज वैल्यू भी बोल सकते हैं। राइट स्टूडेंट, कि नेट रेजिडुअल वैल्यू ऑल्सो नोन एज स्क्रैप वैल्यू और साल्वेज वैल्यू फॉर अकाउंटिंग पर्पज is the estimated net realizable value or sale value of the asset at the end of the useful life। कि नेट रेजिडुअल वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू बोला जाता है, साल्वेज वैल्यू भी बोल सकते हैं अकाउंटिंग पर्पज के लिए। ये वो रिलाइजेबल वैल्यू होती है, राइट, और सेल वैल्यू होती है किसी भी एसेट की जो कि यूजफुल लाइफ मीन्स एसेट की जितनी भी यूजफुल लाइफ है तब तक हम उस एसेट्स को यूज करते हैं, और उसके बाद जो वैल्यू रिसीव होती है उसे सेल करने पर उस वैल्यू को बोला जाता है नेट रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, कि नेट रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू अकाउंटिंग पर्पज के लिए वो वैल्यू होती है जो एसेट्स की पूरी यूजफुल लाइफ में यूज करने के बाद जो उसको सेल करते हैं अगर, तो उस सेल वैल्यू को हम बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। राइट स्टूडेंट, द नेट रेजिडुअल वैल्यू इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द एसेट। फॉर एग्जाम्पल, ए मशीन इज परचेज फॉर ₹50,000 and is expected to have a useful life of 10 years. At the end of 10th year, it is expected to have a sale value of ₹6,000, but expenses related to the disposal are estimated at ₹1,000. Then its net residual value shall be ₹5,000. जो भी नेट सेल वैल्यू है वो फाइंड करनी है। इट मीन सेल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू, राइट, वो वैल्यू जो होगी उसको हम बोलेंगे नेट रेजिडुअल वैल्यू। नाउ कि कैसे फाइंड किया है कि मशीनरी परचेज की 50,000 में, यूजफुल लाइफ उस एसेट की है 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स के बाद जब उस एसेट को सेल किया जाता है तो ₹6,000 रिसीव हो रहे हैं, बट उसे सेल करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं वो ₹1,000 के हैं। तो नेट रेजिडुअल वैल्यू जो है वो ली जाएगी, और नेट रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी, 6,000 में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, मीन्स 1,000 डिडक्ट करेंगे। नाउ नेट रेजिडुअल वैल्यू विल बी 5,000। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, नेट रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी कि जो सेल वैल्यू यूजफुल लाइफ के बाद, एसेट्स की यूजफुल लाइफ के बाद रिसीव होगी, बट उसमें से अगर कोई एक्सपेंसेस है तो वो डिडक्ट करके जो अमाउंट रिसीव होगी वो नेट रेजिडुअल वैल्यू होगी। राइट स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, डेप्रिशिएबल कॉस्ट। डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स इज इक्वल टू इट्स कॉस्ट एज कैलकुलेटेड 0.7.5.1 अबव लेस नेट रेजिडुअल वैल्यू, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है 7.5 जो है 0.2। Hence in the above example the depreciable cost, किसी भी एसेट की डेप्रिशिएबल कॉस्ट होगी वो उस कॉस्ट के इक्वल होगी जो कॉस्ट परचेज करने के लिए दी गई है, अगर उसमें से हम साल्वेज वैल्यू को डिडक्ट कर देते हैं। जैसे उसी सेम एग्जांपल में जो प्रीवियस एग्जांपल हमने लिया है कि अगर कोई मशीन 50,000 में परचेज की जा रही है और उसकी साल्वेज वैल्यू है, उसकी जो है नेट रेजिडुअल वैल्यू है वो 5,000 है, तो नेट जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट होगी वो 45,000 होगी मशीन की। जो भी एसेट है या मशीन है तो उसकी जो है डेप्रिशिएबल कॉस्ट होगी वो 45,000 की होगी। इट इज द डेप्रिशिएबल कॉस्ट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड and charged as depreciation expenses over the estimated useful life of the asset. In the above example, 45,000 shall be charged as depreciation over a period of 10 years. कि जो depreciable cost होगी उसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है
एसेट्स की यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग, राइट स्टूडेंट, कि एसेट की जितनी भी यूजफुल लाइफ होगी उससे उसको डिवाइड किया जाएगा। किसको? डेप्रिशिएबल कॉस्ट को एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से डिवाइड किया जाएगा और डेप्रिसिएशन अमाउंट फाइंड की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिशिएबल कॉस्ट मशीनरी की है 45,000, राइट, और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन 10 ईयर्स है। तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाएगा? 45,000 को 10 से डिवाइड किया जाएगा, तो 4,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कब तक? अप टू 10 ईयर्स तक। इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंशन हियर द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू द डेप्रिशिएबल कॉस्ट, कि जो टोटल डेप्रिसिएशन रिसीव करेगी कंपनी उस मशीनरी के ऊपर वो 45,000 है। 45,000 डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो इक्वल होनी चाहिए डेप्रिशिएबल कॉस्ट के बराबर। वो डेप्रिशिएबल जो कॉस्ट होगी और जो डेप्रिसिएशन टोटल डेप्रिसिएशन होगा वो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, वो इक्वल होने चाहिए। इफ टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज इज लेस देन द डेप्रिशिएबल कॉस्ट देन द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अंडर रिकवर्ड, कि जब डेप्रिसिएशन जो है, अगर क्वेश्चन के अंदर हमारा जो डेप्रिसिएशन अमाउंट हमने जो एस्टिमेट किया है वो कम है डेप्रिशिएबल कॉस्ट से, तो इट मींस हमने कैपिटल जो एक्सपेंडिचर किया है उस मशीनरी के ऊपर वो अंडर रिकवर है, वो कम रिकवर किया गया है, राइट स्टूडेंट। और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कम रिकवर किया गया है तो इट मींस जो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर जो मैचिंग प्रिंसिपल है, जो कि रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करके जो हमें राइट करना चाहिए, उस प्रिंसिपल को वोलेट करता है। कि अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को अंडर रिकवर कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर मैचिंग प्रिंसिपल, जो कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमने रीड किया है, उसको वोलेट करता है, राइट स्टूडेंट। नाउ अगेन कि मीन्स डेप्रिशिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो उस एसेट को परचेज करने के लिए की गई है, बट उसमें से जो भी उसकी नेट रेजिडुअल वैल्यू है उसको डिडक्ट करके फाइंड की जाती है। जैसे कि हमने 50,000 में मशीनरी परचेज की, 5,000 जो है उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है, तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 45,000। और एस्टिमेटेड अगर मशीनरी की वैल्यू है, जो मशीनरी की एस्टिमेटेड लाइफ है वो 10 ईयर्स है, तो एवरी ईयर जो 4,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10 ईयर्स तक कंटिन्यूटी में चार्ज होगा, राइट, कि मीन्स टोटल डेप्रिसिएशन इस टाइप से चार्ज होगा 45,000 का। डेप्रिसिएशन अमाउंट टोटल और डेप्रिशिएबल कॉस्ट दोनों इक्वल होनी चाहिए। कई बार अगर डेप्रिसिएशन जो है अमाउंट जो है टोटल है वो लेस है डेप्रिशिएबल कॉस्ट से, तो इट मीन्स हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कम रिकवर किए हैं, इट मीन्स मैचिंग प्रिंसिपल वॉयलेट किया गया है, फुलफिल नहीं है मैचिंग प्रिंसिपल, जहाँ पर रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को जो है ट्रीट किया जाता है इक्वल। मीन्स जो है हम जिस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए एक्सपेंसेस किए गए हैं वो कंप्लीटली राइट होने चाहिए, वो प्रिंसिपल यहाँ फॉलो नहीं हुआ, राइट स्टूडेंट। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, कि हम एसेट्स को कितने टाइम पीरियड तक अच्छे से यूज कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक और कमर्शियल लाइफ ऑफ द एसेट। फिजिकल लाइफ इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दिस पर्पज because an asset may still exist physically but may not be capable of commercial viable production. यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स का मतलब कि हम एसेट्स को इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक पर्पज के या कमर्शियल मीन्स व्यापारिक पर्पज के लिए कितनी टाइम पीरियड तक बिजनेस में यूज कर सकते हैं। यूजफुल लाइफ किसी भी एसेट्स की कौन सी होगी कि हम उस एसेट्स को बिजनेस में कितने टाइम पीरियड तक अच्छे से
यूज कर सकते हैं। फिजिकल लाइफ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है एसेट अच्छी कंडीशन में हो बट कमर्शियल पर्पज के लिए हम प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स उसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी, जब तक हम उसे अच्छे से बिजनेस पर्पज के लिए बिजनेस में यूज कर पा रहे हैं, वो उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होगी। और ये सब एस्टिमेटेड है, एग्जैक्ट नहीं है, बिकॉज फ्यूचर के बारे में केवल हम एस्टिमेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, a machinery is purchased and it is estimated that it can be used in production process for 5 years. After 5 years, the machine may still be in good physical condition but cannot be used for production profitability. That is, if it is still used, the cost of production may be very high. For example, एक मशीनरी परचेज की गई बिजनेस में और ये सोचा गया, ये एस्टिमेट किया गया कि इस मशीनरी का प्रोडक्शन प्रोसेस में 5 इयर्स तक अच्छे से यूज किया जा सकता है। राइट स्टूडेंट, कि मशीनरी परचेज की और एस्टिमेट लगाया गया कि 5 इयर्स तक बहुत अच्छे से यूज होगी। आफ्टर 5 इयर्स के बाद मशीनरी की फिजिकल कंडीशन गुड है, अभी भी अच्छी है, बट हम उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में जो अगर यूज करते हैं तो वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहती जो रिसीव होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी हाई हो जाएगी क्योंकि मशीनरी हो सकता है आउटडेटेड हो गई हो। राइट, मीन्स हम उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर कंसीडर क्या किया गया कि मशीनरी की यूजफुल लाइफ 5 ईयर है, चाहे उसकी फिजिकल लाइफ कितनी ही अच्छी हो, उसकी फिजिकल लाइफ कितनी अच्छी हो, बट हम से मशीन को बिजनेस में केवल 5 इयर्स तक जब यूज़ करेंगे तो बिजनेस में प्रॉफिटेबल वर्क होगा। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसी अकॉर्डिंग डिसाइड होगी जितना उसका यूज़ किया जा रहा है। बट अगर 5 इयर्स के बाद प्रोडक्शन बढ़ जाती है। एस्टिमेशन ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स इज डिफिकल्ट एज इट डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स। किसी भी एसेट की एस्टिमेशन करना कि इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करती है और उनमें से फैक्टर हैं किसी भी एसेट्स की लाइफ, यूजफुल लाइफ, मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मार्केट चेंजेस एटसेट्रा, कि बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करती है किसी भी एसेट्स की यूजफुल लाइफ, कि एसेट्स है कब तक हम यूज कर सकते हैं, उसका यूजेस लेवल क्या है, उस पर मेंटेनेंस की हमने चार्जेस किस टाइप से किए हुए हैं, टेक्नोलॉजी चेंजेस उस मशीन की जो है फील्ड में होते हैं या नहीं, मार्केट चेंजेस भी इफेक्ट करते हैं। राइट स्टूडेंट, ये सब फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स को। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स इज नॉर्मली the period over which is expected to use by the enterprise. Normally useful life is shorter than the physical life. As per accounting standard 6 के अकॉर्डिंग मशीनरी की या एसेट्स की यूजफुल लाइफ नॉर्मली वो पीरियड होगा जिसके अंदर हम उस एसेट्स को एंटरप्राइजेस के अंदर यूज करते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल कंडीशन में है वो मशीनरी और उसको हम यूज़ करें तो हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं उसे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि यूजफुल लाइफ शॉर्टर होती है फिजिकल लाइफ से, चाहे कंडीशन अच्छी हो बट अगर हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे तो फिजिकल लाइफ तो ज़्यादा है उसकी बट यूजफुल लाइफ क्या है, शॉर्टर है। द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ year other unit, that is number of unit of output as in case of mines, or in number of working hours. Useful life depend upon the following factors. कि किसी भी एसेट्स की यूजफुल लाइफ को नंबर ऑफ ईयर्स में एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये एसेट है और इतने साल अच्छे से वर्क करेगी। राइट, उसको हम बिजनेस में यूज कर सकते हैं। राइट, माइन के केस में क्या होगा कि अगर माइन का केस है
तो कितनी नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट जो एक्सट्रैक्ट की जाती है उसके अकॉर्डिंग होगी, और नंबर ऑफ वर्किंग आवर के रूप में होगा कि हम कितने घंटे काम कर रहे हैं उस पर। यूजफुल लाइफ डिपेंड करती है कई फैक्टर्स के ऊपर, और उसमें फर्स्ट फैक्टर है प्री डिटरमाइंड बाय लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल लिमिट्स, दैट इज इन केस ऑफ लीज होल्ड एसेट द यूजफुल लाइफ इज द पीरियड ऑफ लीज। कि किसी भी फिक्स एसेट की यूजफुल लाइफ कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, और उनमें सबसे फर्स्ट फैक्टर है कि किसी भी एसेट्स का अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जैसे एसेट अगर लीज पर ली गई है, कोई लीज होल्ड एसेट्स है, तो वो जितने पीरियड के लिए लीज पर ली गई है उस लीज पीरियड को ही उस एसेट का यूजफुल लाइफ जो बोला जाएगा। उस एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी होगी, जितनी पीरियड के लिए वो एसेट्स लीज पर ली गई है, क्योंकि उस लीज पीरियड के बाद कंपनी को वो एसेट वापस करनी होती है लेसर को। लेसी क्या करेगा, उसका रेंट पे करेगा, राइट। तो इस टाइप से क्या है, उसकी जो ओरिजिनल लाइफ होगी, उसकी जो यूजफुल लाइफ होगी वो उतना टाइम पीरियड होगा जितने टाइम पीरियड के लिए वो लीज पर ली गई है। नाउ कम टू द सेकेंड फैक्टर, द नंबर ऑफ शिफ्ट्स फॉर विच एसेट्स इज टू बी यूज्ड, जिसमें वो एसेट यूज की जाएगी। थर्ड, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिपेयर और एसेट्स को मेंटेन रखने की क्या पॉलिसी है, उस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी यूजफुल लाइफ। की रिपेयर टाइम टू टाइम करवाई जाती है, एसेट्स को मेंटेन रखने के हर स्टेप किए जाते हैं, या ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अब एसेट जो है टाइम टू टाइम अगर रिपेयर हो जाती है, वो उसकी जो है सर्विस हो जाती है, तो वो क्या है, ज़्यादा चलेगी, उसकी यूजफुल लाइफ ज़्यादा होगी। अदरवाइज क्या होगा कि कम हो जाएगी उसकी यूजफुल लाइफ। इसी प्रकार एसेट ज़्यादा शिफ्ट में काम की जाती है तो उसकी यूजफुल लाइफ कम हो जाएगी, कम शिफ्ट में वर्क करती है तो उसकी यूजफुल लाइफ ज़्यादा होगी। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। नाउ टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, कई बार क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंजेस आ जाते हैं एसेट्स के अंदर, और एसेट जो पहले वाली होती है, जो एग्जिस्टिंग एसेट बिजनेस में यूज़ की जाती है, वो आउट टू डेट हो जाती है। आउट ऑफ डेट हो जाना मीन्स वो ऑब्सोल्यूट हो गई है, तो न्यू मशीनरी परचेज करनी पड़ती है, तो उस एग्जिस्टिंग एसेट की जो यूजफुल लाइफ है वो कम हो जाती है। नाउ कम टू नेक्स्ट, इनोवेशन इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड, कि अगर प्रोडक्शन मेथड में इम्प्रूवमेंट हो जाती है, कुछ न्यू इनोवेशन प्रोसेस जो फाइंड कर लेती है कंपनी, तो वो भी फैक्टर जो है यूजफुल लाइफ को एसेट की फैक्टर जो है इफेक्ट करता है। वो फैक्टर भी यूजफुल लाइफ जो एसेट्स की डिसाइड करता है। लीगल और अदर रिस्ट्रिक्शन, कई बार लीगल जो है रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि इस टाइप के एसेट्स को यूज नहीं करना, या लीगल राइट कंप्लीट हो गया है उसको दोबारा नहीं लेना, तो इस टाइप के जो है फैक्टर भी यूजफुल लाइफ को डिटरमाइन करते हैं। ये सभी फैक्टर किसी भी एसेट्स की यूजफुल लाइफ के लिए कंसीडर किए जाते हैं, तभी एसेट्स की यूजफुल लाइफ जो है एस्टिमेट की जाती है। तो डेप्रिसिएशन को फाइंड करने के लिए हमें 3 जो है फैक्टर डिटरमाइन करने होते हैं। फर्स्ट ओरिजिनल कॉस्ट जो कि हमने की थी फर्स्ट पे, सेकंड स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, और थर्ड क्या थी जो एस्टिमेट करनी होती है, तभी हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट को एस्टिमेट कर सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज 3 factors to determine the depreciation amount. In next video we discuss the next method of calculating depreciation amount. If you have any doubt, subscribe the channel for getting fast update. Thank you. Have a nice day.